हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज का अपना टॉपिक है कैरेज बाय एयर। एक्चुअली कैरेज का मीनिंग होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ऑफ गुड्स, पैसेंजर और गुड्स। कैरेज का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और गुड्स। कैरेज जो है ये बेसिकली तीन तरीके से कर सकते हैं। एक है वाया लैंड, दूसरा है वाया एयर और तीसरा है वाया सी। वाया लैंड में कैरेज बाई रोड और कैरेज बाई रेलवे कवर होता है। वाया एयर में सिर्फ एयरक्राफ्ट कवर होंगे और वाया सी में वैसे पैसेंजर जो सी रूट के थ्रू वाया शिप, और वैसा गुड्स जो सी रूट के थ्रू वाया शिप जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है वो कवर होता है। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेज बाई एयर। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम आप लोग। कैरेज बाई एयर देखिए, कैरेज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर बाई एयर, यानी गुड्स और पैसेंजर का कैरेज, यानी एक जगह से दूसरी जगह गुड्स और पैसेंजर को ले जाने का काम, ले जाना का रूल का लॉ इंडिया में जो गवर्न होता है वो होता है किसके तहत? कैरेज बाई एयर एक्ट 1972 के तहत। ये एक्ट है ये एक्ट बेस्ड है वार्सोवा कन्वेंशन ऑफ 1929 एज अमेंडेड बाई हेग प्रोटोकॉल साइंड इन 1955। ठीक है। दैट मीन्स, तो ये जो कैरेज बाय एयर एक्ट है, जो इंडिया का जो ये कैरेज बाय एयर एक्ट है, ये बेस्ड है वार्सोवा कन्वेंशन के ऊपर। ये किसके ऊपर बेस्ड है? वार्सोवा कन्वेंशन के ऊपर। ये जो वार्सोवा कन्वेंशन हुआ था ये इसलिए हुआ था कि इंटरनेशनली ये जो कैरेज है गुड्स एंड एयर का, उसके रूल्स यहाँ ड्राफ्ट हुए थे इस वार्सोवा कन्वेंशन में, और इसको अमेंड किया, और इसको अमेंड किया गया हेग प्रोटोकॉल साइन करके, जो 1955 में हुआ था। ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था, ये सबसे पहली चीज कॉन्वेंशन। कॉन्वेंशन का मीनिंग होता है फॉर्मल मीटिंग ऑफ पीपल हु डू ए पर्टिकुलर जॉब और हैव अ सिमिलर इंटरेस्ट। तो ये जो वार्सोवा कन्वेंशन था, ये कन्वेंशन करने का, ये मीटिंग करने का पर्पस क्या था कि जो लोग मीटिंग कर रहे थे उनके पास एक पर्टिकुलर पर्पस था और उनका एक सिमिलर इंटरेस्ट था इंटरनेशनली, इंटरनेशनल कैरेज को लेके वाया एयर। ठीक है। और ये जो हेग प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स। और ये जो हेज प्रोटोकॉल है, इसने अमेंड किया था वार्सोवा कन्वेंशन को। और ये था क्या एक्चुअली, जो ये जो प्रोटोकॉल है क्या है? रूल्स रिलेटिंग टू इंटरनेशनल कैरेज बाय एयर। ये क्या है? बेसिकली रूल्स रिलेटिंग टू इंटरनेशनल कैरेज बाय एयर। ठीक है। और इस ट्रीटी को साइन किया गया था 28 सितंबर 1955 को। इस ट्रीटी को साइन किया गया था 28 सितंबर 1955 को। एंड ये हुआ था हेग में। हेग कोई प्लेस है, हेग एक प्लेस है जहां पे ये कन्वेंशन, ये मीटिंग, ये प्रोटोकॉल साइन हुआ था, ये ट्रीटी साइन हुआ था। ठीक है। ओके। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रायर टू दिस एक्ट, यानी इस एक्ट के पहले, द कैरेज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर बाय एयर वाज रेगुलेटेड बाय इंडियन कैरेज एक्ट 1934। यानी ये जो कैरेज बाय एयर एक्ट 1972 है, इसके पहले जो हमारे यहाँ इंडिया में जो कैरेज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर को लेके लॉ थे, वो क्या था? उसका नाम क्या था? इंडियन कैरेज एक्ट, इंडियन कैरेज बाय एयर एक्ट 1934। द कैरेज बाय एयर एक्ट 1972 इज नाउ एप्लीकेबल टू बोथ। ये जो कैरेज एक्ट है, ये अभी रिसेंट वाला जो कैरेज एक्ट है 1972 वाला, वो एप्लीकेबल है। क्या लिखा हुआ है? एप्लीकेबल टू बोथ। इंटरनेशनली भी एप्लीकेबल है, इंटरनेशनल फ्लाइट के ऊपर भी एप्लीकेबल है, और डोमेस्टिक फ्लाइट। तो ये जो लॉ है कैरेज बाय एयर एक्ट 1972, ये एप्लीकेबल है इंटरनेशनल कैरेज, इंटरनेशनल फ्लाइट एज वेल एज डोमेस्टिक फ्लाइट, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। हाउएवर एप्लीकेबल ऑफ दिस However, application of the act to domestic flight is subjected to certain exception। और ये जो एक्ट है ये डोमेस्टिक फ्लाइट के ऊपर एप्लीकेबल होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन, मॉडिफिकेशन एंड अडेप्शन की के साथ में, यानी इनमें कुछ एक्सेप्शंस होंगे। ओके। तो डोमेस्टिक फ्लाइट के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशंस के साथ में एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉन्वेंशन। कॉन्वेंशन का मतलब होता है, इट मीन्स अ वार्सोवा कन्वेंशन
साइंड ऑन 12 अक्टूबर 1929। यहाँ पे कन्वेंशन का मतलब है वार्सोवा कन्वेंशन, जो कि साइन हुआ था 12 अक्टूबर 1929 को, फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ सर्टेन रूल रिलेटिंग टू इंटरनेशनल कैरेज बाय एयर। और ये साइन हुआ था रूल्स रिलेटिंग टू इंटरनेशनल कैरेज बाय एयर को लेके। ये जो कन्वेंशन था ये आया किस लिए था? फॉर यूनिफिकेशन ऑफ सर्टेन रूल्स रिलेटिंग टू इंटरनेशनल कैरेज बाय एयर, यानी इंटरनेशनल कैरेज बाय एयर को लेके जो रूल्स थे उनको यूनिफाइड करने के लिए, उनको सिंपल करने के लिए, ठीक है। अमेंडेड कन्वेंशन का मतलब है कि ये वार्सोवा कन्वेंशन को अमेंड किया गया हेग प्रोटोकॉल से, जो कि साइन हुआ था 28 सितंबर 1955 को, ठीक है। तो अमेंडेड कन्वेंशन का मतलब क्या हुआ कि वार्सोवा कन्वेंशन को हेग प्रोटोकॉल के साथ अमेंड किया गया था, हेग प्रोटोकॉल से अमेंड किया गया था 28 सितंबर 1955 को, ठीक है। हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स ऑल पार्टीज ओरिजिनली सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन। यानी हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का मतलब हुआ कि वो सारे लोग जो इस कन्वेंशन में, जिन्होंने इस कन्वेंशन में साइन करा था, उनको क्या बोलेंगे? हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, टुगेदर विद दोज हु अडहेयर देयर सब्सिक्वेंटली एज एंड व्हेन दे अडहेयर, ठीक है। ओके, तो हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का मतलब कि वो सारे लोग जिन्होंने उस कन्वेंशन में साइन किया था उनको बोलते हैं हाई सिग्नेटरी। हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। इंटरनेशनल कैरेज का मतलब होता है, इट मीन्स अ कैरेज इन विच द प्लेस ऑफ डिपार्चर, it means a carriage in which the place of departure and place of destination are situated within the territory of two high contracting party, or within the territory of single high contracting party, if there is an agreed stoppage place within a territory subject to the suzerainty, mandate or authority of another power, even when then power is not a party of convention। मतलब क्या था भाई? ये क्या बोल दिया? मतलब क्या बोलना क्या चाह रहा है ये? आइए देखते हैं। क्या पूछ रहा है? इंटरनेशनल कैरेज का मतलब होता है कैरेज इन विच द प्लेस ऑफ डिपार्चर, यानी ये जो कैरेज है ये इसका डिपार्चर का प्लेस क्या है, यानी ये कहाँ से जाने वाला है और कहाँ को जाने वाला है। यानी ये जो डिपार्चर का और डेस्टिनेशन, ये जो डिपार्चर और डेस्टिनेशन का प्लेस है, ये या तो दो अलग अलग टेरिटरीज के हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के बीच हो सकता है, या फिर एक ही हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के टेरिटरी के अंदर होगा। दैट मीन्स अगर इंडिया की बात करें तो अगर डोमेस्टिक फ्लाइट है तो इंडिया के अंदर ही सीमित रह जाएगी, और अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है तो ये इंडिया के टेरिटरी के बाहर इसका क्या होगा? डेस्टिनेशन होगा। तो ये दो टेरिटरीज के बीच में भी हो सकता है डेस्टिनेशन और डिपार्चर और डेस्टिनेशन, और विद इन टेरिटरी भी हो सकता है डिपार्चर और डेस्टिनेशन। और ये जो हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, इफ देयर इज एन एग्रीड स्टॉपिंग प्लेस, मतलब एग्रीड स्टॉपिंग प्लेस का मतलब कि दो पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट हो गया कि जैसे कि से फॉर एग्जांपल कि मान लो इंडिया का फ्लाइट का डेस्टिनेशन है यूएसए, और अगर बीच में वो कहीं भी किसी भी प्लेस पे या किसी भी अदर टेरिटरी में, यानी अपने डिपार्चर और डेस्टिनेशन के बीच में कहीं भी अगर वो रुकती है, तो ये कुछ कंडीशंस को फुलफिल करेगी कि ये जहाँ पे रुकेगी वहाँ के सोवर्जिनिटी को मेंटेन करेगी, मैंडेट करेगी, और अथॉरिटी से पावर लेके ही वो वहाँ पे रुकेगी, ठीक है। इवन इफ कि वो जो अथॉरिटी है जिससे उसने ये लिया परमिशन लिया वहाँ पे रुकने का, वो उस कन्वेंशन का पार्ट नहीं था, तो भी वो पूछ के वहाँ पे रुकेगी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट ऑफ कैरेज बाय एयर, यानी कैरेज बाय एयर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होना रिक्वायर्ड है। व्हेन ए पैसेंजर और गुड्स आर सेंड बाय एयर
अ कैरियर इज रिक्वायर्ड टू इशू द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी भी पैसेंजर को या गुड्स को वाया एयर कैरियर से भेज रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? पैसेंजर टिकट फॉर कैरेज ऑफ पैसेंजर, यानी लोगों के आने जाने के लिए क्या चाहिए? पैसेंजर टिकट। और कैरियर मस्ट डिलीवर्ड अ पैसेंजर टिकट विच मस्ट कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर। और ये जो कैरियर है ये पैसेंजर को टिकट डिलीवर करेगा जिसमें कुछ कंडीशंस, कुछ सर्टेन कंडीशंस, कुछ फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेंशन होंगे, जैसे प्लेस एंड डेट ऑफ इशू, यानी ये जो टिकट है वो किस डेट को और किस प्लेस से इशू है। दूसरा, प्लेस ऑफ डिपार्चर एंड डेस्टिनेशन, यानी ये जो टिकट है ये कहाँ से कहाँ तक का बुक हुआ है, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यानी डिपार्चर क्या है इसका और डेस्टिनेशन क्या है इसका उस टिकट में मेंशन्ड होना चाहिए। अग्रीड स्टॉपिंग प्लेसेस, अग्रीड स्टॉपिंग प्लेस का मतलब हुआ कि ये जो कैरियर है यानी ये जो एयरक्राफ्ट है ये कहाँ पे रुकेगा वाया ट्रैवल करने के टाइम, ये बीच में कहीं और भी तो रुकेगा नहीं, वो भी मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ कैरियर और कैरियर्स, यानी अगर एयर इंडिया से जा रहे हैं तो एयर इंडिया का नेम एंड एड्रेस होगा, अगर इंडिगो से जा रहे हैं तो इंडिगो का नेम एंड एड्रेस होगा, ठीक है। और स्टेटमेंट that the carrier is subjected to certain rules relating to liability contained in the first schedule of the convention। और एक स्टेटमेंट होगा जिसमें कैरियर वाले का लाइबिलिटी से रिलेटेड रिगार्डिंग जो भी रूल्स होगा जो कि फर्स्ट शेड्यूल में, कन्वेंशन के फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया हुआ है वो होना चाहिए, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस उस टिकट में मेंशन्ड होंगे। द कैरियर में रिजर्व द राइट टू ऑल्टर स्टॉपिंग प्लेस, ये जो कैरियर वाला है यानी ये जो एयरक्राफ्ट वाला है वो राइट रिजर्व रखता है प्लेस को ऑल्टर करने का, कि अगर नेसेसिटी में अगर कहीं पे हमको फ्लाइट या एयरक्राफ्ट उतारना पड़ा तो मैं उतार सकूं, ठीक है। तो ये राइट रिजर्व रखता है कैरियर वाला। अब देखो, द एब्सेंस, इरेगुलरिटी और लॉस ऑफ पैसेंजर टिकट डज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंस और वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज। द एब्सेंस, इरेगुलरिटी और लॉस ऑफ पैसेंजर टिकट, अगर पैसेंजर एब्सेंस हो जाए या इरेगुलरिटी परफॉर्म कर रहा हो या फिर पैसेंजर का टिकट लॉस हो जाए, इससे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज का वैलिडिटी या उसके एग्जिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। However, if the carrier accepts the passenger without a passenger ticket, the provision of this act excluding or limiting his liability are not available to him। देखो, अगर कैरियर वाला एक्सेप्ट कर लेता है पैसेंजर को विदाउट पैसेंजर टिकट, यानी उसके पास टिकट नहीं है फिर भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो कुछ प्रोविजंस क्या होंगे एक्ट के, एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे कुछ और उसकी लाइबिलिटी को लिमिट कर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, पैसेंजर टिकट हो गया। अगला है हमारे पास लगेज टिकट। लगेज टिकट, लाइक पैसेंजर टिकट, कैरियर मस्ट डिलीवर्ड ए लगेज टिकट टू द कैरियर कैरेज ऑफ लगेज। जैसे कि पैसेंजर टिकट होता था वैसे ही लगेज टिकट भी होता है। लगेज टिकट, तो लगेज टिकट है अ कैरियर मस्ट डिलीवर्ड अ लगेज टिकट फॉर कैरेज ऑफ लगेज। ये जो कैरियर वाला है ये लगेज टिकट भी इशू करेगा, ठीक है, लगेज के रिगार्डिंग यानी सामान के रिगार्डिंग, एक्सेप्ट यानी अदर देन ए स्मॉल पर्सनल ऑब्जेक्ट, यानी जो लोग साथ में कैरी करते हैं ना, जैसे पर्स हो गया, वॉलेट हो गया, उसके लिए लगेज टिकट इशू रिक्वायर्ड नहीं होता है। लेकिन अगर आपको कोई कंसाइनमेंट भेजना है या फिर आपका कोई लगेज है, ट्रॉली है, वीआईपी है, उसके लिए आपको लगेज टिकट लेने का आवश्यकता पड़ सकता है, कुछ कंडीशंस हैं। तो पर्सनल ऑब्जेक्ट के लिए आपको लगेज टिकट का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर छोटे, एक्चुअली स्मॉल पर्सनल ऑब्जेक्ट के लिए आपको लगेज टिकट का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आप कोई बड़ा सामान ले जा रहे हो, जैसे वीआईपी ले जा रहे हैं, ट्रॉली ले जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको लगेज टिकट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एयर बैग, रेन कोट, थॉमस फ्लास्क, लेडीज अम्ब्रेला, ये सब ले जाने के लिए आपको लगेज टिकट लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो, लगेज टिकट मस्ट कंटेन, लगेज टिकट में होगा क्या क्या, प्लेस एंड डेट ऑफ इशू, इसमें वही होगा डेट एंड प्लेस ऑफ इशू, प्लेस ऑफ डिपार्चर एंड डेस्टिनेशन, नेम एंड एड्रेस ऑफ कैरियर, नंबर ऑफ पैसेंजर टिकट, यानी नंबर ऑफ पैसेंजर टिकट यानी टोटल कितने पैसेंजर का टिकट है आपके पास और उसके रिगार्डिंग कितने लगेज है। स्टेटमेंट दैट डिलीवरी ऑफ लगेज विल बी
मेड टू बेयर ऑफ द लगेज टिकट, यानी उसमें एक स्टेटमेंट होगा जिसमें लिखा होगा कि ये इस लगेज का डिलीवरी उसी को होगा जिसके पास ये लगेज टिकट होगा। नंबर एंड वेट ऑफ पैकेज, यानी कितना नंबर है पैकेट का और कितना वेट है उन सारे पैकेट को मिला के। नेक्स्ट, अमाउंट टू बी वैल्यू डिक्लेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद द रूल्स 222 ऑफ द वार्सोवा कन्वेंशन, यानी अमाउंट ऑफ द वैल्यू, यानी कितने अमाउंट का कितने वैल्यू का वो आपका सामान है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट दैट कैरेज इज सब्जेक्टेड टू रूल रिलेटिंग टू लाइबिलिटी स्टेटेड हेयर आफ्टर, और उसमें एक स्टेटमेंट रहेगा जिसमें अगर कुछ लॉस होता है कैरेज का तो उसके रिगार्डिंग क्या लाइबिलिटी होगी, किसकी, एयरक्राफ्ट वाले की या कैरियर वाले की। ठीक है। द एब्सेंस, इसमें भी लिखा है कि एब्सेंस इरेगुलरिटी या लॉस ऑफ लगेज टिकट होता है, लगेज टिकट का लॉस होता है तो कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडिटी और एग्जिस्टेंस अफेक्ट नहीं होगा। बट अगर कैरियर वाला एक्सेप्ट कर लेता है विदाउट लगेज टिकट having been delivered, or if the luggage ticket does not contain a particular set out in clause 468, carrier is not entitled to avail himself the provision which exclude the limit his liability। बट अगर कैरियर वाला क्या करता है कि एक्सेप्ट कर लेता है बिना लगेज टिकट के, ठीक है, तो है क्या भैया कि इस लॉ का जो प्रोविजन है वो एक्सक्लूड नहीं कर पाता कैरियर वाले को, और कैरियर वाले की लाइबिलिटी लिमिट नहीं कर पाता। यानी कि अगर किसी और के हाथों, किसी का सामान किसी और के हाथों चला जाता है तो उसके लिए कैरियर वाला लायबल होगा, ऐसा नहीं कि कैरियर वाला लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट, एयर कंसाइनमेंट नोट। एयर कंसाइनमेंट नोट क्या होता है? जैसे याद है आप लोग पढ़े थे रेलवे रिसीट, ठीक है, या गुड्स कंसाइनमेंट नोट। गुड्स कंसाइनमेंट नोट क्या होता था कि लॉरी वाले के पास या ट्रक वाले के पास एक कंसाइनमेंट नोट होता था कि इस सामान को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है और इसको बायर के या उसके एजेंट के हाथों हैंड ओवर करना है। वैसे ही एयर कंसाइनमेंट नोट होता है। गुड्स कैरिड बाय एयर मस्ट बी कवर्ड बाय एन एयर कंसाइनमेंट नोट। ये जो गुड्स कैरी हो रहा है एयर के द्वारा, ये जो गुड्स का डिलीवरी हो रहा है, गुड्स का डिलीवरी हो रहा है एयर के द्वारा बाय एयर, वो कवर होना ही होना चाहिए। दैट मीन्स ये मस्ट है, यानी मस्ट का मतलब ये कंपलसरी है कि एयर कंसाइनमेंट नोट होना चाहिए, तभी गुड्स वाया एयर कैरी होगा। द कैरियर ऑफ गुड्स हैज अ राइट टू रिक्वायर द कंसाइनर टू मेक आउट एंड डिलीवर हिम अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड एयर कंसाइनमेंट नोट। क्या लिखा हुआ है? द कैरियर ऑफ गुड्स has a right to require the consigner to make out and deliver him। यानी ये कैरियर ऑफ गुड्स वाले की, यानी ये कैरियर वाले की ड्यूटी है कि वो कंसाइनर को ये गुड्स तो कंसाइनर का ही, कंसाइनर से बिलोंग करता है, बट इस गुड्स को डिलीवर करने के अगेंस्ट में कंसाइनर को एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा जिसको बोलेंगे एयर कंसाइनमेंट नोट। यानी एयर कंसाइनमेंट नोट इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कि हाँ भैया ये गुड्स हमसे बिलोंग करता है, इस गुड्स के मालिक हम हैं। ठीक है। द कंसाइनर टर्न हिज राइट टू रिक्वायर द कैरियर टू एक्सेप्ट कंसाइनमेंट नोट। क्या लिखा हुआ? द कंसाइनर इन टर्न हैज अ राइट टू रिक्वायर द कैरियर टू एक्सेप्ट द कंसाइनमेंट नोट। ये जो कंसाइनर इन टर्न, यानी ये जो कंसाइनर है वो गुड्स रिसीव कब करेगा? जब उसके पास कंसाइनमेंट नोट होगा। वो जो एयर कंसाइनमेंट नोट है वो जाके वो प्रॉपरली जाके प्रॉपर अथॉरिटी को दिखाएगा, प्रॉपर अथॉरिटी एयर कंसाइनमेंट नोट को अपने पास जो नोट रखा है वो उसे मैच करवाएगा, और जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी वो जो अथॉरिटी है जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगी कि हाँ भैया एयर कंसाइनमेंट नोट मैच कर रहा है मेरे कंसाइनमेंट नोट से, तो जाके वो गुड्स का डिलीवरी कर देंगे। यानी कंसाइनर के बिहाफ में वो कंसाइनी को गुड्स का डिलीवरी कर देगा। ठीक है। कंसाइनर कौन? जो सामान भेज रहा है, और कंसाइनी कौन? जिसको भेज रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन एब्सेंस ऑफ इरेगुलरिटी, द एब्सेंस इरेगुलरिटी और लॉस ऑफ एयर कंसाइनमेंट नोट डज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंस और वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज। अगर कुछ इरेगुलरिटी हुआ या एयर कंसाइनमेंट नोट अगर क्या हो गया, लॉस हो गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट के वैलिडिटी के ऊपर। वाई?
बिकॉज ये कंसाइनमेंट नोट अभी भी स्टिल अथॉरिटी, कैरियर अथॉरिटी वाले के पास ही होगा। देयर कंसाइनमेंट नोट हैज बीन मेड बाय द कंसाइनर इन 3 ओरिजिनल पार्ट। ये जो एयर कंसाइनमेंट नोट है ये 3 ओरिजिनल पार्ट में बनता है एंड मस्ट बी हैंडेड ओवर along with the goods to the carrier। और ये जो नोट है, ये जो एयर कंसाइनमेंट नोट है, ये डिलीवर होता है कैरियर वाले को, यानी ये जो कैरियर वाले को डिलीवर हो रहा है, हैंड ओवर हो रहा है, गुड्स के साथ हैंड ओवर होता है एयर कंसाइनमेंट नोट। द फर्स्ट पार्ट इज मार्क्ड फॉर कैरियर, यानी एयर कंसाइनमेंट नोट का जो पहला पार्ट होगा वो कैरियर वाले के लिए होगा। एंड मस्ट बी साइन बाय द कंसाइनर, और ये जो पहला कॉपी है ये कंसाइनर के द्वारा साइन भी किया हुआ होना चाहिए। सेकंड पार्ट इज मार्केट फॉर कंसाइनी, मार्क्ड फॉर कंसाइनी, ये मार्केट नहीं होगा, मार्क्ड होगा ये। और पहला कॉपी कैरियर वाले को, और साइन कौन करके देगा कैरियर वाले को, कंसाइनर। दूसरा कॉपी कंसाइनी के लिए होगा, और ये जो दूसरा कॉपी होगा इस कॉपी को दोनों साइन करेंगे, कंसाइनर एंड कंसाइनी दोनों साइन करेंगे, ठीक है। और ये जो थर्ड कॉपी होगा, थर्ड कॉपी साइंड बाय कैरियर एंड डिलीवर टू द कंसाइनर आफ्टर गुड्स हैव बीन एक्सेप्टेड। और ये जो थर्ड कॉपी होगा एयर कंसाइनमेंट नोट का, ये साइन करेगा कैरियर वाला और डिलीवर कर देगा कंसाइनर को, जब कैरियर वाले को कंसाइनर का गुड्स, जब कैरियर वाला कंसाइनर का गुड्स एक्सेप्ट कर लेगा, दैट मीन्स जब वो गुड्स अपने कंसाइनमेंट में या अपने कैरियर में लोड कर लेगा, ठीक है। द कैरियर मस्ट साइन एन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, और ये जो कैरियर है इसने अभी साइन किया ना गुड्स के एक्सेप्टेंस को, गुड्स को एक्सेप्ट किया ना बाबा। His signature may be stamped and that of consigner may be printed or stamped। ये देखो, ये जो कैरियर वाले का सिग्नेचर होना चाहिए ये मे भी स्टाम्प्ड होना चाहिए, स्टाम्प्ड एंड स्टाम्प्ड होना चाहिए, यानी ये ऑप्शनल है, यानी कैरियर वाला स्टाम्प जरूर नहीं कि लगाए, नहीं भी लगा सकता है, यानी ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये ऑप्शनल है। एंड दैट ऑफ द कंसाइनर में प्रिंटेड और स्टाम्प्ड, बट बेटा जो कंसाइनर का होगा वो प्रिंटेड भी होना चाहिए और स्टाम्प्ड भी होना चाहिए, यानी इट मस्ट बी साइंड, स्टाम्प्ड एंड प्रिंटेड। इफ एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंसाइनर द कैरियर मेक आउट एयर कंसाइनमेंट नोट, कंसाइनर के रिक्वेस्ट पे कैरियर वाला एयर कंसाइनमेंट नोट बनाता है, ही शैल बी डीम्ड सब्जेक्ट टू प्रूफ टू द कॉन्ट्ररी। और ये क्या होता है एयर कंसाइनमेंट नोट, ये माना जाता है कि ये क्या है, डीम्ड यानी मान लेना कि ये क्या है। अरे एयर कंसाइनमेंट नोट क्या हो गया, बेसिकली इट्स अ प्रूफ ना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू हैव डन सो ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, कि एयरक्राफ्ट वाले ने कंसाइनर के बिहाफ में इस गुड्स को डिलीवर किया है कंसाइनी को। द कैरियर ऑफ द गुड्स हैज अ राइट टू रिक्वायर द कंसाइनर टू मेक आउट सेपरेट कंसाइनमेंट नोट वेयर द नंबर ऑफ पैकेट आर मोर देन 1। अगर ये कैरियर वाले ये जो कैरियर वाला है, अगर कंसाइनर ने कैरियर वाले को एक से ज़्यादा पैकेट दिया है, कंसाइनर ने कैरियर वाले को एक से ज़्यादा पैकेट दिया है, तो कंसाइनमेंट नोट सारे पैकेट के लिए अलग अलग बनेंगे, यानी जितने नंबर ऑफ पैकेट होंगे उतने कंसाइनमेंट नोट बनेंगे। जैसे एक कंसाइनमेंट नोट बनेगा कब, जब एक पैकेट होगा, एक से ज़्यादा पैकेट होगा तो एक से ज़्यादा कंसाइनमेंट नोट बनेगा, यानी हर एक के लिए अलग अलग, ठीक है। कंटेंट क्या होगा एयर कंसाइनमेंट नोट का, सबसे पहला प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी ये कहाँ बनाया गया, यानी ये नोट कंसाइनमेंट नोट, एयर कंसाइनमेंट नोट बनाया कहाँ गया। नेक्स्ट प्लेस एंड डेट, डिपार्चर एंड डेस्टिनेशन, डिपार्चर का डेस्टिनेशन, और ये डिपार्चर एंड डेस्टिनेशन का प्लेस क्या होगा। एग्रीड स्टॉपिंग प्लेस, यानी बीच में कहीं रुकेगा भी क्या। नेम एंड एड्रेस ऑफ कंसाइनर, यानी कंसाइनर का नाम और एड्रेस। नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्स्ट कैरियर इफ एनी, यानी दूसरा क्या है, छठा 55 क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्स्ट कैरियर, अगर कोई और है तो, अगर है तो नेम एंड एड्रेस ऑफ कंसाइनी। अरे भैया जिसके पास गुड्स लेके जा रहे हो, जिसके लिए गुड्स लेके जा रहे हो, उसका नाम और एड्रेस होना रिक्वायर्ड है ना। या गुड्स लेके चले गए, नाम ही नहीं पता है किसको भेजना है तो किसको देंगे। नेक्स्ट नेचर ऑफ गुड्स, यानी गुड्स का नेचर क्या है, अच्छा इटेबल्स, अच्छा ट्रेडिंग गुड्स, यानी व्हाट काइंड ऑफ नेचर ऑफ दैट गुड्स इज। नेक्स्ट
नंबर ऑफ पैकेट्स यानी कितने नंबर ऑफ पैकेट है, मेथड ऑफ पैकिंग क्या है, पर्टिकुलर मार्क क्या है, और नंबर पैकेट के ऊपर नंबर क्या है। जैसे 10 पैकेट है तो लिखा होना चाहिए 10 पैकेट है। पैकेट को पैक कैसे गया है, यानी पैकिंग उसका कैसा है, यानी उस पैकेट को पैक कैसे गया है, कैसे किया गया है, और पैकेट के ऊपर एक पर्टिकुलर मार्क होना चाहिए। और दूसरा पैकेट के ऊपर नंबर होना चाहिए कि हाँ भैया एक नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 6 7 8 ऐसा करके नंबर किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, वेट एंड क्वांटिटी एंड वॉल्यूम और डायमेंशन। गुड्स का वेट क्या है, क्वांटिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये सब मेंशन होना चाहिए। अपरेंट कंडीशन ऑफ द गुड्स एंड ऑफ द पैकिंग। गुड्स के अपरेंट कंडीशन यानी वो किस कंडीशन में है, और गुड्स के पैकिंग के बारे में लिखा हुआ होना चाहिए। द फ्रेट के बारे में लिखा होना चाहिए। इफ इट हैज बीन एग्रीड अपॉन द डेट एंड प्लेस ऑफ पेमेंट। बेटा फ्रेट मेंशन होना चाहिए। अगर कंसाइनर ने पे नहीं किया है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि कंसाइनी पे करेगा, तो ये कंसाइनी कब पे करेगा, जब उस टिकट पे, जब उस शेयर कंसाइनमेंट नोट पे, जब उस शेयर कंसाइनमेंट नोट पे क्या लिखा हुआ रहेगा, फ्रेट के बारे में डिटेल दिया हुआ रहेगा कि हाँ कंसाइनी आएगा, फ्रेट का पेमेंट करेगा। एंड द पर्सन हु पेड, और उसका नाम लिखा होना चाहिए कि जो इसका पेमेंट करेगा, जो इस फ्रेट का पेमेंट करेगा। इफ द गुड्स आर टू बी पेड फॉर ऑन डिलीवरी द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड इफ द केस सो रिक्वायर्ड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड। अगर इफ द गुड्स आर टू बी पेड फॉर ऑन डिलीवरी, क्या लिखा हुआ है, अगर गुड्स का डिलीवरी कब हो रहा है, सॉरी फ्रेट का पेमेंट कब हो रहा है, गुड्स के डिलीवरी के टाइम। फ्रेट का पेमेंट कब हो रहा है, गुड्स के डिलीवरी के टाइम। ठीक है, तो वो चीज मेंशन होना चाहिए कि गुड्स का ये जो फ्रेट है, इस फ्रेट का पेमेंट कब होगा, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अमाउंट ऑफ द वैल्यू डिक्लेयर इन अकॉर्डेंस विद रूल 222 वार्सोवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट है उस गुड्स का, यानी उस गुड्स का वैल्यू कितना है, 1 लाख का गुड्स है, 2 लाख का गुड्स है, 3 लाख का गुड्स है, यानी उस गुड्स का वैल्यू भी पता होना चाहिए ना, जो हम डिलीवर करने वाले, जो हम कैरी करके ले जाने वाले हैं। ठीक है। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ एयर कंसाइनमेंट नोट, यानी एयर कंसाइनमेंट नोट का कौन सा पार्ट है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है। द डॉक्यूमेंट हैंडेड टू द कैरियर टू अकम्पनी द एयर कंसाइनमेंट नोट। ये क्या है, डॉक्यूमेंट हैंडेड ओवर टू द कैरियर। ये जो एयर कंसाइनमेंट नोट है, ये एयर कंसाइनमेंट नोट बनाया कौन होगा, पहला चीज। एक बात बताओ, लिखा हुआ डॉक्यूमेंट हैंडेड ओवर टू द कैरियर, यानी एक कंसाइनमेंट नोट होगा कंसाइनर के पास, एक कंसाइनमेंट नोट होगा कैरियर के पास, और एक कंसाइनमेंट नोट होगा कंसाइनी के पास। तो जब हम डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करेंगे, जब डॉक्यूमेंट हम क्या करेंगे, हैंड ओवर करेंगे, किसको, कैरियर वाले को, दैट मीन्स एयर कंसाइनमेंट नोट का एक पार्ट हम किसको देंगे, कैरियर वाले को। टाइम फिक्स फॉर द कंप्लीशन, टाइम फिक्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ द कैरेज, यानी कितने दिन में ये कैरेज कंप्लीट होगा। ब्रीफ नोट रूट का लिखा हुआ होना चाहिए उसके ऊपर, और मैटर जो भी होगा वो एग्रीड होना चाहिए। स्टेटमेंट दैट द कैरियर मस्ट the career is subjected to rule relating to liability discuss hereafter। दैट मीन्स इसमें एक चीज और क्या मेंशन होना चाहिए कि कैरियर वाले की लाइबिलिटी क्या होगी और कितनी होगी। ठीक है। द कंसाइनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टनेस ऑफ अ पर्टिकुलर एंड स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द गुड्स विच इंसर्टेड इन द एयर कंसाइनमेंट नोट। और ये इसके लिए कंसाइनर रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसने जो भी डॉक्यूमेंट, उसने जो भी डिटेल्स दिया गुड्स के बारे में वो सही से दिया होना चाहिए एयर कंसाइनमेंट नोट में, अदरवाइज ही विल बी लायबल फॉर डैमेज सफर्ड बाय द कैरियर और एनी द पर्सन रिलेटिंग टू द इरेगुलरिटी। तो ये कंसाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सारा कुछ गुड्स के बारे में बताए, एयर कंसाइनमेंट नोट में लिखवा दे, अदरवाइज अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो उसके लिए लायबल होगा। एंड उसकी वजह से, उसके नाम बताने की वजह से, उसके नेग्लिजेंसी की वजह से अगर किसी को भी कोई भी डैमेज होता है, चाहे वो कैरियर वाले को हो या किसी और पर्सन को हो, तो उसके लिए लायबल कौन होगा, एयर कंसाइनर लायबल होगा। ठीक है। एयर कंसाइनमेंट नोट इज प्राइमा फेसी एविडेंस। प्राइमा फेसी यानी क्या है, इट्स इंपॉर्टेंट एविडेंस फॉर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द रिसीट ऑफ गुड्स एंड द कंडीशन ऑफ द कैरेज। और ये जो एयर कंसाइनमेंट नोट होता है, ये क्या होता है भैया, ये होता है बेसिकली
एविडेंस होता है, यानी इंपॉर्टेंट एविडेंस होता है, प्राइमरी एविडेंस होता है। द कंसाइनर मस्ट फिनिश सच इन्फॉर्मेशन एंड अटैच एयर कंसाइनमेंट नोट। सच डॉक्यूमेंट आर नेसेसरी टू मीट द फॉर्मेलिटी ऑफ कस्टम ऑफ ट्राई एंड पुलिस बिफोर द गुड्स कैन बी डिलीवर्ड टू द कंसाइनी। और ये जो कंसाइनर है, ये इस डॉक्यूमेंट को मस्ट बी फिनिश और इन्फॉर्म और अटैच करेगा। ये जो एयर कंसाइनमेंट नोट है, इसको कंसाइनर को अटैच करना पड़ेगा, यानी ये एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, ये फॉर्मेलिटी के लिए अटैच करना पड़ेगा। अदरवाइज कस्टम वाला या फिर पुलिस कंसाइनी को गुड्स फिर लेके जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि फिर ये क्या है। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास नहीं है तो वो मानेंगे कि ये आप गुड्स स्मगल करके ले जा रहे हैं, और फिर कंसाइनी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, अब देखो कैरियर वाले की लायबिलिटी क्या होगी। कैरियर वाले की लायबिलिटी क्या होगी? लायबिलिटी इन द इवेंट ऑफ डेथ और बॉडी इंजरी। अगर बॉडी इंजरी होती है या फिर डेथ होता है तो उसके लिए कैरियर वाला लायबल क्या होगा? द कैरिज इज लायबल फॉर द डैमेज सस्टेन्ड इन द इवेंट ऑफ डेथ। अगर डेथ होता है और वार्निंग ऑफ पैसेंजर और इधर इंजरी सफर्ड बाय द पैसेंजर, अगर डेथ होता है या पैसेंजर को कोई भी इंजरी सफर या पैसेंजर को कोई भी इंजरी होती है जिसकी वजह से पैसेंजर सफर करता है, तो ईच पैसेंजर यानी हर एक पैसेंजर को एक लिमिटेड अमाउंट मिलेगा, जिसका अमाउंट फिक्स किया हुआ है 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख फ्रांसिस मिलेंगे, 2.5 लाख फ्रांसिस मिलेंगे। ठीक है, लाइबिलिटी फॉर डैमेज ऑफ लगेज, ये है ऊपर में। अगर किसी पर्सन को हार्म होता है तो 2.5 लाख फ्रांसिस, अगर लगेज को हार्म होता है तो 250 फ्रांसिस पर किलोग्राम, यानी 1 kg का लॉस हुआ है तो 250 फ्रांसिस, अगर 2 kg का हुआ है 500 फ्रांसिस। ठीक है, लायबिलिटी फॉर डिले, अगर डिले होती है, अगर गुड्स को ले जाने में या पैसेंजर को ले जाने में या लगेज को ले जाने में अगर डिले होता है तो उसके लिए 500 फ्रांसिस पर पैसेंजर। यानी पहुंचना था 10 बजे, पहुंचाया उसने 3 बजे, तो 5 घंटे लेट हुए हैं, तो 5 घंटे के लिए क्या लायबिलिटी, 5 घंटे के लिए वो लायबिलिटी को सेटअप करने के लिए क्या करेगा? 500 फ्रांसिस पर पैसेंजर देगा। ठीक है, क्लियर है? Next, in the absence of complaint by the person entitled to delivery of luggage and goods, it implies that the goods have been delivered in good condition. अगर कोई भी इंसान कंप्लेन नहीं करता, अगर कोई भी इंसान कंप्लेन नहीं करता कि उसको गुड्स जो डिलीवर हुआ है वो सही कंडीशन में नहीं हुआ है, तो ये कैरियर वाला मान लेगा कि गुड्स का डिलीवरी गुड कंडीशन में हुआ है। ठीक है, इन द केस ऑफ डैमेज, पर्सन इंटाइटेड टू डिलीवरी मस्ट कंप्लेन टू द कैरियर forthwith after the discovery of the damage. अगर कोई भी डैमेज है और आपने उस डैमेज को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको कैरियर वाले को इन्फॉर्म करना होगा 3 दिन के अंदर, यानी जिस दिन को आपने गुड्स रिसीव किया वहां से 3 दिन के अंदर। इन द केस ऑफ डिले, कंप्लेन मस्ट बी मेड विद इन 40 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द गुड्स एंड लगेज हैव बीन प्लेस्ड एट हिज डिस्पोजल। और अगर डिले होने के केस में पहला केस क्या था कि अगर आपको गुड्स डिलीवर होने के साथ ही आप डैमेज आइडेंटिफाई कर लो, बट डिले होने के साथ, बट गुड्स डिलीवर हुआ है बट डिले से हुआ है, उस केस में